आज के समारोह में उपस्थित जिनका शुरुआती उद्बोधन हम सबने सुना, विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी, पद्मश्री मोहन सिंह सलाथिया जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जामवाल जी, श्रीमान शक्ति पाठक जी, इस रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री राजेश शर्मा जी, यहाँ के एसएसपी साहब, डीडीसी के मेंबर श्री सुदर्शन सिंह सलाथिया जी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट जीसीसी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा बच्चों, मेरे लिए आज गुड़ा सलाथिया आना और गाइडेंस फॉर काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट के 6वें वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। पूरे क्षेत्र में इस संगठन ऑर्गेनाइजेशन को लोग जीसीसी के नाम से जानते हैं। पहली बार ये नाम मैंने शक्ति पाठक जी के मुंह से सुना था और मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि यह संस्थान और इससे जुड़े गुड़ा सलाथिया के युवा वॉलंटियर्स, यहाँ के आम नागरिक केवल सांबा जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि युवा ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों से जोड़ने, बहनों को एम्पावर करने, नशे के खिलाफ सामूहिक अभियान, कोचिंग, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अनेक कार्यों में जीसीसी ने पूरी शक्ति, समर्पण और निष्ठा के साथ काम किया है। एक ऐसी प्रेरणादायी परंपरा स्थापित की है जो देश के अन्य युवा संस्थानों का, संगठनों का मार्गदर्शन भी कर सकती है। अभी जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। महाभारत का प्रसंग आया तो मुझे भी एक प्रसंग ध्यान आया। आप सबको ध्यान होगा कि युधिष्ठिर के सभी भाई मृत हो गए थे। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि मेरे 5 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर अगर दे दोगे, सही उत्तर दोगे तो तुम्हारे भाई जिंदा हो जाएंगे। उन 5 प्रश्नों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं, एक प्रश्न का जिक्र करूंगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया, एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। मुझसे अगर यक्ष सवाल करे किम आश्चर्यम, तो मैं कहूँगा कि सांबा के इस गांव में इस तरह का एक युवा संगठन काम कर रहा है जिसने यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदलने में बड़ा भारी योगदान दिया है। इससे बड़ा आश्चर्य मैं समझता हूँ कि दूसरा कुछ नहीं है। आप सभी के सामूहिक सामाजिक आदर्शों में आस्था, उसकी रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और इस गांव के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण में आपके योगदान से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। यहाँ के इतिहास के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने, सलाथिया जी ने, मोहन सिंह जी ने बताया है। मैं अपने को उससे संबद्ध करता हूँ क्योंकि समय जाया न करूँ इसलिए, और उन महान
सेनानियों की स्मृति को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ऐसे तमाम सेना के अवकाश प्राप्त और कार्यरत महानुभावों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए भारतीय सेना में काम करने का बीड़ा उठाया। अभी तक मैंने जीसीसी के कार्यों की जो डिटेल देखी है, जो कागज मेरे पास है, मैं कह सकता हूं कि जीसीसी का संकल्प युवा व्यक्तित्वों को समृद्ध करना, उन्हें आत्मविश्वास से प्रेरित करना, उनके जीवन में नए और लाभकारी बदलाव लाना तथा इस गांव और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान देना है। पिछले 6 वर्षों में, जैसे युवा साथी ने बताया कि 2019 में हमने ये शुरुआत की थी, युवाओं को जीवन की बुनियादी चुनौतियों का सामना करने और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की एक बहुत ही सराहनीय पहल आप सबने की है। युवा आकांक्षाओं को आपने ऊंची उड़ान दिया है। मुझे स्मरण है, मोहन सिंह जी डोगरी बोल रहे थे, तो मैं उस तरह से बोल नहीं सकता, लेकिन लिख के मैं ले आया हूं, मैं भी कुछ बोलूंगा। डोगरी की महान कवित्री पद्मा सचदेवा जी ने सामान्य आदमी की आकांक्षा को अभिव्यक्त करते हुए लिखा था, निकड़े फंगड़ू उच्ची उड़ान, जाइए थमना किया समान। यानी मेरे पंख छोटे हैं और उड़ान बड़ी ऊंची है, अब आसमान कैसे छुआ जाए। गुड़ा सलाथिया के युवा साथियों के लिए आसमान छूने का साधन मैं कह सकता हूं कि जीसीसी ने तैयार किया है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, डिफेंस क्लासेस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस, इंटरव्यू की तैयारी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन तमाम क्षेत्रों में आपने जो पहल की है, ये निश्चित रूप से युवाओं के सपनों को पूरा करने का एक काम है। किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास उसके युवाओं की प्रोडक्टिविटी पर ही निर्भर करता है। जब तक हमारे युवाओं का स्वास्थ्य और उनकी फिटनेस ठीक नहीं होगी, हम उस प्रगति को साकार नहीं कर पाएंगे जिसकी हमने अपने समृद्ध समाज के लिए कल्पना की है। फिटनेस और स्वास्थ्य के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीसीसी ने खेल के बुनियादी ढांचे में भी वृद्धि की है। प्रशासन हो, विधायक जी हो, अन्य लोगों ने भी सहयोग किया है, लेकिन ये जो मौलिक सोच है, इसके कारण बड़ा भारी बदलाव हुआ है। जीसीसी ने समाज के लिए अपने संपूर्ण कार्यक्रमों का एक, मैं कहूँ कि तैयार किया, उसे भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की और इस प्रबल इच्छा शक्ति इससे दिखाई पड़ती है। सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के अध्ययन, समझ, विकास और संरक्षण पर जो प्रयास आपने किए हैं, निश्चित रूप से प्रेरणादायक हैं। मैं चाहूँगा कि गुड़ा सलाथिया और पूरे जम्मू कश्मीर के युवा साहसी, सूरवीर और मजबूत हों। सबसे बढ़कर वो अपनी नैतिकता और आदर्शों पर अडिग रहें, क्योंकि जैसा आप सब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात पर बल दे रहे हैं, विकास भी विरासत भी। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे युवाओं के पास जो टैलेंट है, सदियों पुरानी परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण ये दुनिया को नया रास्ता हमारे युवा दिखला सकते हैं। हमें निरंतर प्रयास करना होगा कि जीसीसी ने जैसी पहल की है, उस पर और भी गांव समर्पित भाव से आगे बढ़ें। और आप विचार करिए, अगर देश के 6.5 लाख गाँवों में 6.5 लाख जीसीसी जैसे युवा संगठन तैयार हो जाएं, तो जो लक्ष्य देश के सामने है, विकसित भारत का, निश्चित रूप से आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक हम प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 10-11 वर्षों में देश में बड़ा बदलाव हुआ है। आज जब हम देश के बारे में सोचते हैं तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। आज भारत इनोवेशन सेक्टर में एक महाशक्ति है
और वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सक्रिय सबसे ताकतवर देश भारत बन गया है। आज हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 वर्षों में दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर लंबे समय तक हुकूमत की थी उसे पीछे छोड़कर उसे हम 6वें स्थान पर पहुंचाकर हम 5वें बने। वित्त मंत्री जी ने गत वर्ष देश की संसद में जो बजट रखा था उसमें देश को भरोसा दिया था कि 2029 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। कल यूनिकॉर्न की संख्या हमारे देश की 111 हो गई। दुनिया में 10वें यूनिकॉर्न में से एक, हर 10 में से एक यूनिकॉर्न आज भारत में पैदा हो रहा है और टोटल वैल्यूएशन अगर हम यूनिकॉर्न की करते हैं तो ये $350 बिलियन हो गया है। ये भारत के युवाओं का मादा है, ये भारत के युवाओं की ताकत है। आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। आज हमारी वर्तमान जीडीपी ग्रोथ 6.5 के आसपास है और जानते हैं दूसरे स्थान पर कौन है? यूएई, जिसकी जीडीपी ग्रोथ 5.5 है। चीन का जीडीपी ग्रोथ आज 4.0 है और अमेरिकन जीडीपी 1.4। 2030 तक मैंने बताया आपको कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम 29-30 में बनेंगे। विश्व का सबसे युवा देश भी भारत है, जिसकी 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। युवा उद्यमियों की भागीदारी से मिडिल क्लास का दायरा भी आज देश में बढ़ा है और वर्तमान में कुल जनसंख्या का 31% मिडिल क्लास हो गया है। आज दुनिया में टैलेंट्स या यूँ कहें कि स्किल्ड मैन पावर का सबसे बड़ा सप्लायर भी भारतवर्ष बन गया है और एक अनुमान के अनुसार अगले 10 वर्षों में दुनिया की टोटल स्किल्ड वर्कफोर्स में भारत का हिस्सा 25% होगा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2030 तक भारत की वर्किंग एज वाली जो जनसंख्या होगी वो 1 अरब से ज़्यादा हो जाएगी। भारत में मोबाइल फ़ोन यूजर्स का सबसे बड़ा बेस है। भारत में इंटरनेट से जुड़ी कुल आबादी 627 मिलियन है, जो अमेरिका की पूरी आबादी से लगभग दोगुना है। डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में आज नंबर 1 पर है और पूरी दुनिया में जो डिजिटल लेन देन हो रहा है उसका 46% ट्रांजैक्शन भारत में होता है। आज भारत का 90% हिस्सा लगभग 5G से कवर हो गया है। पूरे विश्व में इंटरनेट डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी आज भारत है। हर महीने प्रति व्यक्ति लगभग 20 GB डेटा आज भारत के नागरिक कंज्यूम कर रहे हैं और वर्ष 2028 में बढ़कर अनुमान किया जा रहा है कि भारत का एवरेज प्रत्येक व्यक्ति 62 GB डेटा का इस्तेमाल करेगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में ही निवेश करना चाहती हैं। 1500 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने वैश्विक क्षमता केंद्र पिछले 5 वर्षों में भारत में स्थापित किए हैं। मैंने इसलिए ये बताया कि अगर देश में ये हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होना चाहिए। इस पर हमें सोचने की जरूरत है। जो भूमि सरकारी वो भूमि हमारी, इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकलना होगा। एम्स बना है, मैं एक दिन गया था, अभी हाल ही में गया था। जो सुविधाएं एम्स में स्थापित हुई हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात आपके बीच कहना चाहता हूं कि आने वाले 5-6 महीने में जब वो फंक्शनल हो जाएगा तो केवल शाहबाद, जम्मू, कठुआ, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, आसपास पंजाब और हिमाचल के लोग भी इलाज कराने इसी एम्स में आएंगे। इतना अत्याधुनिक एम्स बना है। इस तरह के संस्थान कहाँ बनेंगे? पिछले 5 वर्षों में मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की जो टोटल इकॉनमी थी
वो 1.16 लाख करोड़ थी, 1.16 लाख करोड़। 5 वर्षों में 2,45,000 करोड़ की इकॉनमी हुई है, क्योंकि व्यवस्थित ढंग से सिस्टम के हिसाब से काम हुआ है। और इस वर्ष 2,63,000 की इकॉनमी होगी, ये अनुमान है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो जो पॉलिसी भारत सरकार के सहयोग से न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि देश के किसी राज्य में इतना बढ़िया इंसेंटिव नहीं था जो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने दिया। और इसके कारण ढेर सारे प्राइवेट प्लेयर्स आकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट किए। उसे हमें बढ़ावा देना होगा। अभी मोहन सिंह बिष्ट जी कह रहे थे रोजगार की कमी है। रोजगार के साधन क्या हो सकते हैं? सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मिलनी चाहिए। वो व्यवस्था यहाँ लागू कर दी गई। वो पर्चियों पर नौकरी का जमाना अब कूड़ेदान में चला गया, अब इतिहास के कूड़ेदान में है, वो फिर आने वाला नहीं है। जिसमें योग्यता होगी, जिसमें क्षमता होगी, वही सरकारी नौकरी पाएगा। ये व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में स्थापित हो गई। मैं जानता हूं कई लोगों को इसको लेकर दर्द है, लेकिन वो दर्द उनका बना रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत से, परिश्रम से पढ़ता है, उसके माँ बाप किस भरोसे से उसे पढ़ाते हैं। ये किसी का नैतिक हक नहीं है कि योग्यता को छोड़ करके सिफारिश के आधार पर नौकरी दी जाए। मैं ऐसे अनेक नौजवानों से, बच्चों से, बच्चियों से मिला। एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले आदमी की बेटी एक दिन मेरे पास आई, कहा साहब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे नौकरी मिलेगी, आज वो KS अफसर हो गई। ये दिन जम्मू कश्मीर ने पिछले 4-5 वर्षों में देखा। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ की इकॉनमी को, यहाँ के रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। प्रमुख रूप से यहाँ की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी, वो डेयरी है, फिशरी है, सेरीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इससे जुड़ी हुई है। मैं सौभाग्य मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो मौसम है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग समय से बदलता रहता है। ये यहाँ के लिए मैं मानता हूँ कि वरदान है। आज से 2 साल पहले देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के पूरे जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी एक योजना बनी, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। और लक्ष्य रखा गया कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो योगदान जम्मू कश्मीर की GDP में है, मिनिमम 5 साल में दुगुना हो जाए। कागज पर यही लिखा है दुगुना, लेकिन मैं आपके बीच ये बात कह करके जा रहा हूँ कि 5वां साल जिस दिन पूरा होगा, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होगा जम्मू कश्मीर की GDP में, वो 2.5 गुना, कम से कम 2.5 गुना होगा। 29 प्रोजेक्ट बनाए गए सोच समझ करके, और कोई प्रोजेक्ट साइलो में नहीं बना है। हर प्रोजेक्ट का लाभ है। हम सब जानते हैं कि फॉडर की डेफिसिट है जम्मू कश्मीर में। हमारे पशुओं को जो चारा चाहिए केवल 40% हम पैदा करते हैं। फॉडर डेफिसिट कैसे खत्म हो, इसकी योजना बनाई, और जिस दिन HADP पूरी हो जाएगी 80% फॉडर यहीं पैदा होगा। ऑयल डेफिसिट है, मिल्क डेफिसिट थी, मिल्क डेफिसिट से अब हम मिल्क सरप्लस की ओर जा रहे हैं। देश के बाहरी हिस्सों से मीट और एक बहुत भारी मात्रा में हम मंगाते हैं। इस सबके लिए योजना बनाई गई है। मैं केवल एक उदाहरण देखूं, क्योंकि कई विषयों पर मुझे बोलना है। आपने देखा, जो साथी कश्मीर गए होंगे, वहाँ पहले सामान्यतः एक ही फसल होती थी, सरसों की पैदावार वहाँ नहीं होती थी। पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि पूरी वैली लगता है कि कोई येलो रिवॉल्यूशन हो गया है। सरसों के फूल आपको दिखाई पड़ेंगे और हेलीकॉप्टर या जहाज से जाएंगे। अब सामान्य आदमी को आप बताएंगे कि सरसों की खेती से क्या होगा, तो सीधा सवाल उसका होगा कि भाई जो ऑयल डेफिसिट है, खाने का तेल, अब हमें मिलने लगेगा। लेकिन इसके 2 और फायदे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि फॉडर डेफिसिट है,
आप सब जानते हैं कि सरसों में, मस्टर्ड में ऑयल केवल 34-35% निकलता है। रेस्ट ऑयल के खली जिसे हिंदी में कहते हैं वो फाडर का काम करेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ हुआ, मधुमक्खियां 1 महीने पहले सरसों जहां लगी आ गई, तो हनी और बी कीपिंग का जो किसान काम कर रहे हैं उनको बड़ी मात्रा में लाभ हुआ है। इस तरह की 29 परियोजनाएं बनाई गई। तो ये एक पहला क्षेत्र है। दूसरा टूरिज्म। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनी है इसलिए अमेरिका की सड़कें अच्छी नहीं हैं। अमेरिका इसलिए धनी हुआ कि अमेरिका में सड़कें अच्छी बनी। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आज बन रहे हैं, जिसमें 76,000 करोड़ का काम केवल जम्मू रीजन में हो रहा है। कुछ बन रहा है, कुछ आगे आने वाले दिनों में बन जाएगा। अब उसमें भी व्यवधान जो लोग खड़ा कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर का विकास नहीं चाहते। उनका निजी हित जम्मू कश्मीर के विकास से उनके लिए बड़ा है। मेरा आपसे निवेदन है कि टूरिज्म तभी बढ़ेगा जब बेहतर कनेक्टिविटी होगी। कश्मीर में कहीं भी जो भी टूरिस्ट स्थान हैं जिनकी चर्चा या जिनका नाम आप जानते हैं, घंटे 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ कठिनाई थी 4 घंटे 5 घंटे, और एक बार जो चला जाए उसके कमर में इतना दर्द शुरू हो जाता था कि दोबारा जाने का नाम नहीं लेता था। एक और मानसिकता है, ये टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बना दीजिए। मैं इस पर किसी से भी बहस करने को तैयार। ये टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से टूरिज्म नहीं बढ़ता है। दुनिया में, देश में जहां टूरिज्म बढ़ा वहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बढ़ा। रहने के अच्छे स्थान बने, लोगों के मनोरंजन के अच्छे स्थान बने। वो जमाना लग गया जब सरकार ये सब काम करती थी। देश जब आज़ाद हुआ था तो हम न स्टील बनाते थे न कुछ बनाते थे, तो सरकार ने इन्वेस्ट किया, होटल बनाए सरकार ने। अब देश का प्राइवेट सेक्टर ऐसा हो गया है कि वो हर क्षेत्र में सरकार का काम है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनावे, सरकार लोगों की जान माल की रक्षा करे, सरकार सरहदों की रक्षा करे। कनेक्टिविटी की अगर बात मैं करता हूं तो रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी भी होती है, और एक नया जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, डिजिटल कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं। रोड के बारे में मैंने बता दिया। 2011 की जनगणना के हिसाब से जम्मू कश्मीर के जितने भी गांव हैं, 250 आबादी है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़िए गए। 2011 की जनगणना के आधार पर जो गांव बचे हैं उनमें से कुछ ही गांव बचे हैं। योजना यही थी कि जो शेष गांव हैं उनको जिला योजना या यूटी कैपेक्स में जोड़ दिया जाए। उस पर काम भी हुआ है, कई सड़कें ले ली गई हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस समय मैं संसद में था 2000 में। उस समय लक्ष्य रखा गया था कि 1000 आबादी का जो गांव होगा उसे इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़ा जाएगा। अब देश में कहीं भी उसके लिए जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाता है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लैंड एक्विजिशन के लिए धन का प्राविधान ही नहीं था। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जब देश में आबादी का मानक 1000 था तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 500 रखा गया। फिर दूसरे चरण में आबादी को 500 कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ 250 कर दिया गया। तो गांव की कनेक्टिविटी, बाकी हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज, टनल्स, ये बड़ी मात्रा में बन रही। रेलवे कनेक्टिविटी पूरी हो गई। एक संदेह लोगों के मन में है कि ट्रेन कटरा से क्यों चल रही। आप सब जानते हैं कि जम्मू डिविजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस हो गया है, डिवीजन, नया डिवीजन बन गया। उस हिसाब से जम्मू स्टेशन का विकास हो रहा है, वो 4 महीने 3 महीने में पूरा हो जाए। तो जो ट्रेनें आज कटरा से चलें वो सभी ट्रेनें जम्मू से चलेंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों को भ्रम है कि सब कटरा से ही चलेगा।
ये जब काम खत्म हो जाएगा जम्मू रेलवे स्टेशन का तो सभी रेलगाड़ियां जम्मू से चलेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी महीने माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर से चलने वाली ट्रेन को कन्याकुमारी, मैंने कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा, ये रेल लिंक पूरा हो गया, किसी दिन ट्रेन चलाई जा सकती है। अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करता हूं, आप में से अनेक लोग यहाँ बैठे हैं, जम्मू से फ्लाइट चलती थी 6, आजकल चल रही है 46, और नया टर्मिनल बनने के बाद 100 से ज़्यादा फ्लाइट जम्मू से चलेगी। श्रीनगर की मैं बात करूं तो जब मैं आया था 4 साल पहले, 4.5 साल हो गए, अगस्त 2020 में, तो कुल 26 फ्लाइट चलती थी, आज 132 फ्लाइट चल रही है। जम्मू से श्रीनगर जाने में 8 घंटा लगता था, अब 4 घंटे में लोग पहुंच जा रहे हैं। कई लोगों को चश्मे में दिखाई नहीं पड़ता, काम कुछ हुआ ही नहीं हुआ होगा, उनको दिखेगा अभी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि लोग देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मैं जैसा सलाथिया साहब ने कहा, निश्चित रूप से कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे, और उसके कारण मैं कह सकता हूं कि एक जीवंत जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए युवा आबादी में एक नया दृष्टिकोण आया है। नई दिशा, नई चुनौतियों और नए समाधान के साथ साथ लोगों की आकांक्षाओं को परखने की क्षमता हमारे युवाओं में है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं यह लक्ष्य कैसे हासिल हुआ, तो मुझे सबसे पहले नज़र आता है कि युवाओं की आकांक्षाओं को नज़दीक से समझने का, चाहे वो बैक टू विलेज का कार्यक्रम हो या अनेक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स थी। एक साल में 75,000 90,000 नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया गया। अभी कई बहनों से मैं मिला, जिस तरह का काम उन्होंने किया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो एक निहायत ही उत्साहवर्धक काम है। पर्यटन का बढ़ावा होना चाहिए और होगा भी। जम्मू रीजन में भी, चाहे वो बसोली हो, भतरवा हो, सनासर हो, सुरसर हो, मनसर हो, इन सब योजनाओं को भारत सरकार गति दे रही। आने वाले दिनों में ये पूरा होंगे। इंडस्ट्री का मैंने जिक्र थोड़ा कर दिया है, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बड़ा आवश्यक है, रोजगार वहीं मिलेगा। चौथा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम, यहाँ भी स्टार्टअप की नई पॉलिसी बन गई। 700 से ज़्यादा नए स्टार्टअप यहाँ भी रजिस्टर्ड हैं। और जो सबसे बड़ा बदलाव मैंने देखा, कल मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में दीक्षांत समारोह में गया था। जितना गोल्ड मेडल बच्चों को मिला, उससे दुगुना गोल्ड मेडल बच्चियों को मिला। जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मैं जाता हूँ, 75% गोल्ड मेडल बच्चियों के लिए रिजर्व हो गया। तो बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आबादी अगर आधी है तो गोल्ड मेडल भी आधा, आप लोग भी कोशिश करो। जो सबसे बड़ा उपहार मिला है मित्रों, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में मिला है। हमारी जो दिक्कत है, लंबे गुलामी के कारण हमें लूटा गया, हमारा संसाधन यहाँ से लोग ले गए और हमारी शिक्षा नीति को ही बर्बाद कर दिया गया। एक समय था, आज जिस नॉलेज इकोनॉमी की बात हो रही, ये हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसका अभ्यास बहुत पहले किया था, जब दुनिया के बाकी देशों के पास ये अभ्यास नहीं था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, शारदा पीठ, ऐसे सैकड़ों विश्वविद्यालय नाम लिए जा सकते। लेकिन एक ऐसी शिक्षा पद्धति यहाँ चली जिसके कारण हम पिछड़ गए। प्रधानमंत्री जी का यह देश सदैव आभारी रहेगा। लंबे समय के इंतजार के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, और मैं मानता हूँ कि यही वो कुंजी है जो देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है। यही वो कुंजी है जो विकसित भारत का निर्माण कर सकती है। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 4-5 वर्षों में एनईपी जब से बनी 2020 के बाद कोशिश हुई है, और काफ़ी हद तक उसे ज़मीन पर उतारने की कोशिश की गई है। अनेक इनोवेटिव चेंज किए गए हैं, और इन इनोवेटिव चेंजेज के कारण मैं समझता हूं कि क्यूरियोसिटी और पैशन बच्चों में आवे,
फील्ड स्टडी के आधार पर बच्चे अपने रिसर्च को आगे बढ़ावें। अनेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस शुरू किए गए हैं। केवल किताब पढ़ करके नहीं, बल्कि अनुभव और फील्ड लर्निंग के आधार पर बच्चे हमारे कैसे आगे बढ़ें। और हायर एजुकेशन ने एक और पहल की है जो मैं समझता हूँ आज नहीं कल पूरा देश इस पहल को अपने हर देश की यूनिवर्सिटी लागू करेगी। डिज़ाइन योर ओन डिग्री, ये जम्मू कश्मीर ने पहल प्रारंभ की है और मैं समझता हूँ कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी फ्रीडम मिली है कि वो स्वयं तय करें कि उन्हें पढ़ना क्या है, कैसे उन्हें रोजगार मिलेगा। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसके सामने जम्मू यूनिवर्सिटी ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था और उस स्टैंडिंग कमेटी ने यूजीसी को लिखा है कि डिज़ाइन योर ओन डिग्री का जो कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर का, ये देश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू होना चाहिए। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। नई स्टार्टअप पॉलिसी के सहयोग से जम्मू कश्मीर में इनोवेशन, नए आइडियाज़ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप और एक स्टार्टअप का सशक्त वातावरण बन रहा है। पिछले 4.5 वर्षों में अनेक ऐसे युवा कामयाब हुए हैं, उनमें क्रिएटिविटी, उनके संकल्प और सामर्थ्य को शिखर छूने में सहायता मिली है। प्रशासन ने युवाओं को सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास में शामिल नहीं किया है, बल्कि विकसित भारत की जिम्मेदारी भी हमारे युवा साथियों पर ही है। ऐसे युवा जो इस कालखंड में प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख रहे हैं, 20 साल बाद, आज से 22 साल बाद 2047 वो अपने कैरियर के हाईएस्ट पॉइंट पर होंगे। हमारे जैसे अनेक लोग उस समय नहीं रहेंगे। उनका श्रम, उनका सृजनात्मक कौशल, उनकी कल्पना शक्ति अब उनके जीवन के स्ट्रांगेस्ट दौर से गुजर रही होगी और यही विकसित भारत की यात्रा को गति दे सकेंगे। आप जितने भी विकसित देशों के इकोनॉमिक ग्रोथ और उनकी यात्रा को देखते हैं, उन सभी में एक बात कॉमन नजर आएगी, क्रांति की शुरुआत युवा शक्ति ने ही की है। एक युवा के टैलेंट ने सूरवीर योद्धा की तरह काम किया है, सामाजिक औद्योगिक रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद कभी युवा शक्ति हम नहीं बन पाए। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, नौजवानों को विकास के लक्ष्यों से, निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने में कहीं न कहीं हम चूक गए थे। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक सच्ची घटना है, मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो 30 साल की उम्र में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे जापान। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा जापानी बगीचे में बैठकर चीनी भाषा, मैंडरिन उसका नाम है, सीख रहा था। उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो जापानी बुजुर्ग ने कहा कि मैं अभी केवल 95 साल का हूँ। स्वामी राम तीर्थ जी ने दूसरा सवाल पूछा, इस उम्र में इस भाषा को सीखने में कितने वर्ष लगेंगे आपको? उस बुजुर्ग ने कहा कम से कम 3 साल तो जरूर लगेंगे। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा कि आप 95 वर्ष के हो गए हैं, मालूम नहीं कि आप 3 साल जिंदा रहेंगे कि नहीं, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं भविष्य नहीं जानता, हो सकता है मैंने सीखने के पहले दुनिया छोड़ दी, लेकिन ये अभी तो हो सकता है कि सीखने के कुछ महीने, कुछ साल बाद मेरी देह छूटे। अगर इस भाषा को सीखकर मैं कुछ महीने अपने राष्ट्र के विकास में कुछ योगदान दे सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं समझता हूं कि 7 दशकों तक भारत के मन से, उनके संकल्पों से कहीं न कहीं ये भावना निर्धारित थी और आज मैं ये बात गर्व से कह सकता हूं कि आज देश की युवा चेतना जागृत हुई है। व्यक्तिगत रूप से और पूरी शिद्दत से मैंने बीते 4-5 वर्षों में यहाँ के युवाओं को देखा है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, सोशल था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हों, सभी क्षेत्रों में युवा हमारे अद्भुत काम कर रहे हैं। प्रशासन ने भी कोशिश की है
कि सपोर्ट सिस्टम अच्छा से अच्छा बनाया जाए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि युवाओं को परिवर्तन का वाहक और डेवलपमेंट सोल्जर ये बनाना किसी सरकार या प्रशासन की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इस लक्ष्य के लिए कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर में ऐसा वातावरण बने और जिसकी कोशिश भी हुई है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे युवा नेतृत्व के लोग पूरी तरह से तैयार हैं जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए। जीसीसी ने पूरे समाज के सामने जो आदर्श रखा है कि भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। युवाओं की योग्यता, उनके स्किल्स, उनकी आइडियाज़, यही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। और मुझे लगता है कि विजन बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर अगले 5 वर्षों में एक नॉलेज पावर की इकॉनमी बने, उसका पावर हाउस बने। इसमें प्रत्येक युवा को क्वालिटी एजुकेशन, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। मैं मानता हूँ इनोवेशन भविष्य में विकास की गति को निर्धारित करेगा और मुझे यकीन है कि हमारे युवा, उनकी दूरदर्शी दृष्टि और इनोवेशन के प्रति उनका समर्पण निश्चित रूप से एक नॉलेज सोसाइटी बनाने में हमें विकसित करेगा। एक छोटी कहानी कहूँगा और बात ख़त्म करूँगा, काफ़ी लंबा समय हो गया, आप लोगों को भी मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ, वक्त भोजन का हो गया है। एक छोटी सी रियासत थी, वहाँ के राजा के पास सूचना आई कि हमारे देश पर आक्रमण होने वाला है। गुप्तचरों ने बताया, राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा कि फलां देश की सेना आज हमारे देश पर आक्रमण करने वाली है। सेनापति ने कहा कि महाराज, जो देश आक्रमण कर रहा है उसकी सेना हमसे 3 गुनी बड़ी है, हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। राजा बहुत चिंतित हुए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। तो राजा साहब को जिस शिक्षक ने स्कूल में पढ़ाया था, वो जिंदा थे, गुरु थे उनके। वो रात को गए अपने गुरु के पास, शिक्षक के पास, और उनसे कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है। राजा पहले तो दुविधा में थे, ये कलम चलाने वाला आदमी तलवार की भाषा तो जानता नहीं है, लेकिन उनका बड़ा विश्वास था अपने गुरु पर, इसलिए गुरु के पास गए। तो उस शिक्षक ने उन्हें 2 सलाह दी। पहली बात कहा कि इस सेनापति को अपने गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, और दूसरी सलाह दी कि मुझे अपना सेनापति नियुक्त कर दो। राजा बड़े विचलित हुए कि सेनापति को जेल में डाल दूं और इस मास्टर को सेनापति बना दूं, लेकिन बड़ा विश्वास था, भरोसा था। तो उन्होंने जो शिक्षक ने आदेश दिया उसका पालन किया, सेनापति को अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया और इस शिक्षक को सेनापति बना दिया। अब शिक्षक से सेनापति बना हुआ वो बुजुर्ग आदमी सैनिकों को बुलाया, बैठक किया, जोश भरा और कहा कि अब हम लोगों को आक्रमण करना है और विजय हमारी होगी, आप सब चलिए। सेना ने कूच किया। रास्ते में एक जंगल था, जंगल में एक मंदिर था। तो सेनापति ने कहा कि भाई आप लोग रुकिए जरा, मैं प्रभु का दर्शन कर लूं और विजय की प्रार्थना कर लूं। तो गए, प्रार्थना किए, बाहर आए और एक सिक्का था उनके पास। सिक्के को उछाला और सैनिकों से कहा कि देखो, अगर हेड आए तो मान लो विजय है और टेल आए तो हार हो जाएगी। सिक्का उछाला गया और हेड ही आया। तब उसने सैनिकों से कहा कि देखो, जीत हमारी निश्चित है, तुम हारना भी चाहोगे तो हारने वाले नहीं, हम तो जीत के ही आएंगे। वो 1/3 सेना गई और 3 गुनी बड़ी सेना को पराजित करके वापस आ गई आत्मविश्वास के कारण। आने के बाद राजा ने बड़ा स्वागत किया। वो एक जो सैनिक था उसने शिक्षक से सेनापति बने सेनापति से पूछा कि आखिर रहस्य क्या है। तो शिक्षक ने कहा कि जो सिक्का मैंने उछाला था उसमें दोनों तरफ हेड ही था, टेल था ही नहीं। आत्मविश्वास से कितना फर्क पड़ता है। नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है।
जब नील आर्मस्ट्रांग के कारण पहली बार चंद्रमा पर लोग पहुंचे, तो एक पत्रकार ने उससे सवाल किया कि आज आपको क्या कहना है। तो नील आर्मस्ट्रांग ने कही बात कही कि डिक्शनरी से इम्पॉसिबल वर्ड को सदा सर्वदा के लिए निकाल देना चाहिए। तो मैं समझता हूं जो प्रयास जीसीसी संस्था के हमारे नौजवान साथियों ने किया है, उनकी डिक्शनरी में भी अब इम्पॉसिबल शब्द नहीं होना चाहिए। सलाथिया जी ने कहा कि क्या बनना चाहिए, एक बढ़िया स्टेडियम का प्रारूप डीसी साहब बनवा लीजिए, आधा विधायक निधि और आधा मनोज सिन्हा, क्योंकि युवाओं ने जिस तरह का काम किया है, मैं समझता हूं कि इनका प्रोत्साहन बहुत ही आवश्यक है। एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा कि आज युवा साथियों के जीसीसी संस्था के वार्षिक उत्सव में इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे केवल प्रसन्नता नहीं बल्कि गर्व की अनुभूति हो रही है। भविष्य आपका है, आप हमेशा ओपन माइंड से आगे बढ़िए, उपलब्धियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करिए। मैं माता वैष्णो देवी से आपके उज्जवल भविष्य और प्रोडक्टिव फ्यूचर की प्रार्थना करता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कई लोगों ने शेर पढ़ा तो मैं भी अंतिम 4 लाइन कह के ख़त्म करता हूं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने, रहजन माने रॉबर, हाईवे रॉबर, इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।